हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम धातुओं के रासायनिक गुण कर रहे थे। हमने उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन देखी थी, धातुओं की, मेटल की, और जल से रिएक्शन देखी थी। आज हम एसिड से रिएक्शन देखेंगे, अम्ल से। इसमें क्या होता है, धातु की अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, जब धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा हमें लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, तो पहले हम इसको लिखते हैं। धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या क्या मिल रहा है, और उसको फिर अपवाद को भी लिखेंगे कि अपवाद में क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे, जब धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें लवण मतलब साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, धातु की रिएक्शन करा रहे हैं हम अम्ल से। धातु प्लस अम्ल, इससे हमें क्या मिल रहा है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। हमने धातु की रिएक्शन कराई अम्ल से, इससे हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। जब भी किसी धातु की रिएक्शन कराएंगे अम्ल से तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेकिन ये जो धातु रिएक्शन कर रहा है ये अम्ल से कर रहा है। अब अम्ल, इसमें एक अम्ल ऐसा है जो धातु से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता, तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल है HNO3। जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं किसी धातु से तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता, जल देता है। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो जल देता है और कुछ अपने ऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, परंतु सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण में हाइड्रोजन गैस नहीं देते। देते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। जब किसी धातु से क्रिया करता है तो वह उसमें निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, कर देता है और जल का निर्माण करता है। तथा इसमें जल के साथ नाइट्रोजन
के ऑक्साइड, जल के साथ हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मिलेंगे। और वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या हो सकते हैं, जैसे NO, NO2, N2O, ये सब भी मिलते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी प्राप्त होते हैं। तो ये HNO3 नाइट्रिक एसिड इसमें अपवाद का काम करता है। यहाँ पे आप अपवाद लिख सकते हो इसको। जब किसी भी धातु की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किसी धातु से कराते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलती तो है, लेकिन HNO3 उसका ऑक्सीकरण करके उसको जल में परिवर्तित कर देता है, H2O बन जाता है उसका। हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो H2O बन जाएगा, वो जल बन जाता है। और बाकी जो उसमें बचता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बचते हैं, जैसे NO, NO2 या N2O, ये सब भी मिलते हैं उसके साथ। तो इसको क्या हुआ, इसमें धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराई हमने। जब धातु की अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। धातु प्लस अम्ल, धातु की रिएक्शन करा रहे हैं हम अम्ल से तो हमें क्या मिलेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, नाइट्रिक एसिड। परंतु सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं देते। HNO3 नाइट्रिक एसिड जब किसी धातु से क्रिया करता है तो वह उसमें निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण कर देता है और जल का निर्माण करता है। जब हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन मिलेगी तो जल बन जाएगा। तथा इसमें जल के साथ, यहाँ पे साथ भी ऐड कर लेना, ये यहाँ पे आएगा। जल के साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होंगे, NO, NO2, N2O, इस तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मिलेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3 एक अपवाद है। सभी अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड नहीं देगा हाइड्रोजन गैस। अब इसमें जब हम धातु की अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो कुछ धातु ऐसे हैं जो अम्ल से रिएक्शन कर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते। जो जैसे अम्ल में हाइड्रोजन होता है, HNO3, HCl, H2SO4 हाइड्रोजन होता है। जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु हैं वो तो अम्ल से रिएक्शन कर जाएंगे, और जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु हैं वो इससे अम्ल से रिएक्शन नहीं करेंगे। अब कुछ ऐसे धातु कौन कौन से हैं, जैसे इनको भी हम अपवाद ही बोल सकते हैं। हम इसको यहां लिख लेंगे। कुछ ऐसे धातु भी हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि वे हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील धातु होंगे वो धातुओं के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, जैसे Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। ये ऐसे धातु हैं जो ये अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होती है। किसी
मतलब अम्ल में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हटाने के लिए इनका अधिक क्रियाशील होना जरूरी है। अगर ये अधिक क्रियाशील नहीं होंगे तो हाइड्रोजन नहीं हटेगा, अगर ये अधिक क्रियाशील होंगे तो ये हाइड्रोजन को हटा के खुद वहां पे जुड़ जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसलिए ये हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित नहीं कर पा रहे अम्ल में से, इसलिए ये अम्ल से रिएक्शन भी नहीं करेंगे। तो इसको लिख लो। फिर हम आगे करते हैं कि धातु जो होते हैं वो कैसे अम्ल और क्षार से रिएक्शन कर रहे हैं, अम्ल से, उसकी रिएक्शन लिखेंगे हम। क्षार से नहीं करेंगे, अम्ल से करेंगे। तो धातु अम्ल से रिएक्शन करेंगे, उसकी हम रिएक्शन भी लिखेंगे कि क्या हमें मिल रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो। अब हम रिएक्शन करके देखते हैं कि कौन कौन सा धातु अम्ल से रिएक्शन करके क्या बना रहा है। अम्ल भी अलग अलग होते हैं, HCl, H2SO4, तो उनसे अलग अलग रिएक्शन कराएंगे, उनको लिखेंगे हम यहाँ पे कि क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। तो इसको हम संयोजकता के आधार पर लिखेंगे, एक संयोजकता वाले और 2 संयोजकता वाले, 3 संयोजकता वाले, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि एक संयोजकता वाले रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, 2 वाले करते हैं तो क्या बनता है, और 3 वाले करते हैं तो क्या बनता है। तो सबसे पहले हम एक वाला देखते हैं, एकल संयोजक धातु। ये ऊपर वाला मैंने इसलिए साफ नहीं करा ताकि इसको देख के आप रिएक्शन आराम से लिख सको। पहले धातु लिखना, फिर अम्ल लिखना, उससे हमें जो मिल रहा है लवण लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन गैस मिल रही है तो हाइड्रोजन गैस को लिखेंगे। तो एकल संयोजक धातु रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा तो यही लवण और हाइड्रोजन। इसको लिखते हैं हम, जब एकल संयोजक, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा इसलिए मैं लिख लिख के बता रही हूँ सब कुछ, क्योंकि 10th और 11th 12th में इन क्लासों में लिखने के ही नंबर मिलते हैं अधिकतर। कंसेप्ट भी होना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, पर लिख कॉपी भी भरनी थोड़ा जरूरी होती है। जब एकल संयोजक धातु, एकल संयोजक धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण व हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एकल संयोजक कौन कौन से धातु होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, ये दोनों एकल संयोजक धातु है। सोडियम को पहले लिखते हैं, सोडियम और पोटेशियम। अब हम इनकी रिएक्शन करा के देखते हैं एसिड से कि रिएक्शन कैसे करेंगे। सोडियम की जब HCl और H2SO4 से दोनों से रिएक्शन कराएंगे, Na प्लस HCl और Na प्लस H2SO4, इनसे रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, NaCl मिल जाएगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करके और खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो यहाँ पे हमें NaCl मिलेगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो वो अलग हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर इसको बैलेंस करें तो हम यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2, ये क्लोरीन यहाँ पे भी 2 आएगा और इधर भी 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही अब यहाँ पे ये Na H2SO4 से क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये Na इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करके खुद जुड़ जाएगा SO4 के साथ, तो यहाँ Na2SO4 मिलेगा हमें, Na2SO4 प्लस H2। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, H2 यहाँ पे 2 और लग जाएगा, Na2SO4 H2।
ये गैस है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे एरो लगा देंगे, गैस के लिए हम ऊपर की तरफ एरो लगा देते हैं। तो ये सोडियम की रिएक्शन होगी, सोडियम जब HCl इससे रिएक्शन करेगा तो NaCl मिलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और सोडियम H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो Na2SO4 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। अब इसकी पोटेशियम की रिएक्शन करा के देखते हैं हम HCl और H2SO4 से। यहाँ पे लिख लेंगे इसको इधर K प्लस HCl और K प्लस H2SO4। इससे क्या मिलेगा, ये K इस हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ खुद जुड़ जाएगा Cl के साथ, तो KCl बन जाएगा, KCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी यही होगा, ये K पोटेशियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ पे जुड़ेगा तो K2SO4 मिलेगा हमें, K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन आप बैलेंस कर लेना खुद, बस ये देखना है कि नंबर कितने कितने हैं। यहाँ पे K और Cl तो एक एक है, इधर भी एक एक है, हाइड्रोजन यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो इधर भी हमें 2 करनी पड़ेगी, वहां 2 है तो इधर 2 करेंगे, 2 करने के लिए यहाँ पे लगा देंगे 2। अब यहाँ Cl भी 2 हो गया तो इसको भी 2 कर देंगे और ये K को भी 2 कर देंगे, ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी। H2SO4 यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये एकल संयोजक यौगिक थे जिनकी हमने धातु HCl और H2SO4 दोनों से रिएक्शन करा के देख ली, दोनों एसिड है HCl और H2SO4। हमें क्या मिल रहा है, लवण मिल रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मिल रहे हैं, इधर भी ये लवण मिले दोनों, ये हाइड्रोजन गैस। अब हम द्विसंयोजक यौगिक देखते हैं जिनकी संयोजकता 2 होती है, तो वो कैसे रिएक्शन करेंगे। द्विसंयोजक यौगिक धातु, यहाँ पे भी ये मिलेगा हमें लवण और हाइड्रोजन गैस, ये भी अम्ल से क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दिख रहा उधर, वैसे मैंने बोल दिया, लिख लेना उसको, करते हैं, आ रहा है पूरा। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या होते हैं द्विसंयोजक धातु, जैसे Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Fe आयरन, जिंक। अब इन सब की रिएक्शन कराएंगे हम HCl और H2SO4 से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों से कराएंगे। इनको लिखेंगे पहले सबको, फिर इनका प्रोडक्ट लिखेंगे कि उससे हमें मिल क्या रहा है। Ca प्लस HCl, Ca प्लस H2SO4, इनकी रिएक्शन कराएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास Mg प्लस HCl, Mg प्लस H2SO4, इनकी रिएक्शन कराएंगे। नेक्स्ट है Fe प्लस HCl, Fe प्लस H2SO4, नेक्स्ट Zn प्लस HCl, Zn प्लस H2SO4। तो अब हम इन सब की रिएक्शन कराएंगे, इनमें देखते हैं कि इनमें क्या होता है। ये सब जब अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त होएगा।
ये कैल्शियम की दोनों एसिड के साथ कराई, ये मैग्नीशियम की दोनों एसिड, ये आयरन की दोनों एसिड और ये जिंक की दोनों एसिड के साथ। अब इनके प्रोडक्ट लिखेंगे हम। ये कैल्शियम इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित करके खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये खुद जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, Ca इसके साथ जुड़ेगा Cl के साथ। Ca दो संयोजकता वाला धातु है और कैल्शियम एक वाला है, तो यहाँ कैल्शियम के दो परमाणु जुड़ेंगे, CaCl2 प्लस H2। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगेगा, ये बैलेंस हो जाएगी क्योंकि Cl इधर भी 2 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ये दोनों 2 है, उधर भी 2 है। अब ये Ca यहाँ से इस हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, CaSO4 मिलेगा हमारे पास, CaSO4। Ca की भी 2 संयोजकता होती है और SO4 की भी 2, तो ये इसके साथ आराम से जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसके साथ जुड़ गया ये क्लोरीन के। नेक्स्ट है Mg प्लस H2SO4। अब ये Mg इसके साथ जुड़ेगा SO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, MgSO4 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है ये Fe की दोनों के साथ रिएक्शन करानी है हमें। हम Fe की HCl से कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन विस्थापित कराएगा, ये भी सब में हाइड्रोजन विस्थापित हो रही है, सब हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद जुड़ रहे हैं, एक को लात मार के खुद आपस में जुड़ जाएंगे। जो ज्यादा पावरफुल होएगा वो अपना वहाँ अधिकार जमा लेगा, ये ज्यादा पावरफुल है तो ये हाइड्रोजन को हटा हटा के खुद वहां पे बैठ जाते हैं जाके, तो ये क्या कर रहे हैं, सब हाइड्रोजन को हटा के खुद बैठ रहे हैं। FeCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। अब ये FeH2SO4 के साथ करेगा तो ये यहाँ पे जुड़ेगा FeSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। ये नेक्स्ट Zn है, Zn की दोनों एसिड के साथ कराएंगे। Zn हाइड्रोजन का हटा के यहाँ Cl के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ मिलेगा हमें ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस सब में मिल रही है, हाइड्रोजन हट रहा है तो वो गैस में बदल जाता है फिर। अब ये जिंक की H2SO4 के साथ कराएंगे तो यहाँ ZnSO4 मिलेगा हमें, ZnSO4 प्लस H2। तो ये पूरी रिएक्शन होगी द्विसंयोजक धातुओं की। ये 2 संयोजकता वाले धातु हैं सब, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, दो संयोजकता है इनकी सबकी। 2 अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं दोनों, तो ये सारा कंप्लीट हो गया। इसको एक बार फिर से देख लो। धातु की जब हम अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस। धातु प्लस हम लवण और हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं हमें। पहले हमने एक संयोजकता वाले धातुओं की रिएक्शन कराई, इसमें क्या है, Na और पोटेशियम दोनों एक संयोजकता वाले धातु हैं, मतलब ये या तो एक इलेक्ट्रॉन देते हैं या एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो धातु एक संयोजकता वाले धातु होंगे। तो ये यहाँ पे सोडियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। फिर इसकी H2SO4 से रिएक्शन कराई तो Na2SO4 मिला और हाइड्रोजन गैस। अब पोटेशियम की HCl से कराई तो KCl मिला और हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम की H2SO4 से कराई तो K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमने 2 संयोजकता वाले धातु लिए जिनकी संयोजकता 2 होती है। ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस ही देंगे, लेकिन ये धातु 2 संयोजकता वाले हैं। कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, इनकी संयोजकता 2 होती है। इनकी सबकी HCl और H2SO4 से रिएक्शन कराई। जब कैल्शियम की कराई HCl से तो CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। जब H2SO4 से कराई कैल्शियम की तो CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मिली। अब हमने मैग्नीशियम लिया सेकंड, मैग्नीशियम की HCl से कराएंगे, इसको हाइड्रोजन को विस्थापित करके MgCl बना लेगा।
MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब H2SO4 से कराएंगे मैग्नीशियम की तो MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फिर हमने थर्ड लिया आयरन की HCl से कराई तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिली, और H2SO4 से कराएंगे तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमें। फोर्थ लिया हमने जिंक की जब हमने HCl से कराई तो ZnCl2 मिला और हाइड्रोजन गैस, और जब H2SO4 से कराएंगे तो ZnSO4 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो ये 2 संयोजकता वाले धातु भी कंप्लीट हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे देखते हैं 3 संयोजकता वाले धातु वो कैसे रिएक्शन करते हैं अम्ल के साथ। अब हम ये देखते हैं त्रिसंयोजक धातु, 3 संयोजकता वाले धातु जिनकी संयोजकता 3 होती है। तो इसमें क्या होगा, ये भी जब इससे रिएक्शन करेंगे अम्ल से तो ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस देंगे। तो इसको यहां लिखेंगे संयोजक इसको ऐसे लिखते हैं, तीन संयोजकता वाले धातु भी जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो 3 संयोजकता वाले धातु भी जब अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो इनमें भी लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो इसकी अभिक्रिया लिखेंगे, एग्जाम्पल होगा इसका Al एल्यूमिनियम। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम अम्ल से, तो अम्ल से रिएक्शन कैसे करेगा ये, Al प्लस HCl, HCl एसिड है, और Al प्लस H2SO4। अब ये कैसे रिएक्शन करेगा, ये त्रिसंयोजक धातु है Al एल्यूमिनियम। जब इसकी HCl से रिएक्शन कराएंगे या H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जब ये HCl से रिएक्शन करेगा तो हमें मिलेगा AlCl3 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा हमें, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे। ये त्रिसंयोजक धातु है एल्यूमिनियम, तो इसमें भी जब ये रिएक्शन करेगा अम्ल से लवण और गैस मिलेगी। और ये रिएक्शन लिखी है हमने एल्यूमिनियम प्लस HCl, इससे मिला हमें AlCl3। इसने एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर दिया और ये खुद जुड़ गया यहाँ पे, तो ये AlCl3 मिला प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये Al प्लस H2SO4, इस Al ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित किया और ये खुद यहाँ पे जुड़ेगा, तो Al2SO4 का होल थ्राइस मिलेगा हमें और हाइड्रोजन गैस। अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया अम्लों से रिएक्शन का, 1 संयोजक धातु, 2 संयोजकता वाले धातु और 3 संयोजकता वाले धातु, ये हमने कर लिया। अब हम एक चीज समझते हैं कि हम शुरू से इसमें रिएक्शन कराते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी रिएक्शन हमने लिखी है इस वाले चैप्टर में। तो वे रिएक्शन होती ही क्यों है, क्यों हो रही है वो रिएक्शन, मतलब एक कोई भी धातु है या कोई भी अधातु है, वो
सिंगल क्यों नहीं रह सकता, अकेला क्यों नहीं रह सकता, वो दूसरों के साथ जुड़ के ही क्यों रहता है। बस अक्रिय गैस जो है वो अकेली रहती है, बाकी जो और धातु है वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये Al है, ये सिंगल नहीं रहेगा, ये या तो किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है लेकिन ये सिंगल नहीं रहता, ये जुड़ा हुआ रहेगा किसी के साथ, तो ये सिंगल नहीं रहते। ये क्यों नहीं रहते सिंगल, उसको हम देखते हैं। मतलब अभिक्रियाएं क्यों हो रही हैं, अभिक्रिया क्यों होती है। हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेंगे कोई भी और उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे फर्स्ट हमने रिएक्शन आज लिखी थी जब हम एक संयोजकता वाले धातु की आम्ल से रिएक्शन करा रहे थे, तो उसको ही लिख लेते हैं। एक संयोजकता वाला धातु कौन सा था, सोडियम और पोटेशियम, तो हम यहाँ सोडियम लेते हैं, सोडियम प्लस HCl। अब इसमें क्या हो रहा था, ये यहाँ से निकल के इसको हटा देता था और इसके साथ यहाँ पे जुड़ रहा था क्लोरीन के साथ। तो ये क्यों होता है, हमारे पास जो कोई भी धातु या अधातु होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। जैसे कि ये है, ये नाभिक होता है और इसकी इस तरह से यूं कक्षाएं रहती हैं, तो इनकी एक फिक्स रहती है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, ये कैपेसिटी मान लो इनकी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने। तो इस तरह से फिक्स रहता है इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसमें ये है, फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, सेकंड कक्षा में इसकी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड कक्षा में 1, 2 8 10 और 1 11, ये सोडियम के। अब ये स्थायी होने के लिए या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले, जिससे कि इसकी बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देता है। तो ये क्या करता है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 है, लेकिन इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन 11 हैं, प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही तो दिया इसने, प्रोटॉन 11 हैं तो 11 ही रहेंगे। अब प्रोटॉन 11 है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है Na+, इस तरह से। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसको कोई लेने वाला भी तो चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा। तो यहाँ पे जैसे ये क्लोरीन है, इससे जुड़ेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दे के जुड़ेगा इसके साथ। तो एक क्लोरीन के पास इसके 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फर्स्ट कक्षा में 2, सेकंड में 8 और थर्ड कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको स्थायी होने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान रहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन देने आसान रहेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और 8 कर लेगा अपने कंप्लीट, तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसान रहेगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, लेकिन जो इसके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, नाभिक में 17 प्रोटॉन है तो 17 ही रहेंगे। अब क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसलिए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, Cl नेगेटिव। अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये क्लोरीन इससे ले लेता है, मतलब ये जो सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ जुड़ता है, तो ये दोनों आपस में मिलके NaCl बना देते हैं। इस तरह से ये अभिक्रियाएं होती है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता है और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके बाद वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसको क्लास को 2-3 बार देख लेना आप, जैसे आप देखोगे तो ये आपको क्लास में ही लर्न हो जाएगी। फिर इनके प्रॉपर नोट्स बनाना ताकि आपको बार बार पढ़ने के लिए जरूरत पड़े तो आप आराम से उसमें से पढ़ सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।